Hello guys, welcome back to audiobook 4 of class 12th biology chapter number 2 sexual reproduction flowering plant according to old NCERT and 1 according to new NCERT. ये इसकी ऑडियो बुक 4 जिसमें हम करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इसके पहले अपन ने फ्लावर के बारे में जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है विक्रमादित्य हर्रव के नाम की, उसमें जाके किसी एक पर्टिकुलर ऑडियो बुक या वीडियो में तुम मुझे कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें वहाँ से भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस ऑडियो बुक में अपन डबल फर्टिलाइजेशन शुरू करने वाले हैं। तो अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में अपने को करना क्या है, पहले अपना पोलन ग्रेन था वह एंथर से स्टिग्मा पे आ गया। स्टिग्मा में उसने क्या किया, पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब जो है जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ तक पहुँच गई। फिर उनके बीच में केमिकल्स के थ्रू डायलॉग्स के साथ बातें हुई, एक दूसरे ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। अब बारी है फर्टिलाइजेशन की। तो हमारे जो दो गैमीट्स थे, एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी। अब जो जनरेटिव सेल होगी ये हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसके एग सेल के साथ जाके फ्यूजन करेगी, जबकि वेजिटेटिव सेल जो सेंटर में दो न्यूक्लियाई बने हुए थे ना, 8 न्यूक्लियड 7 सेल स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक के, उसके साथ जाके फ्यूजन करेगी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एग सेल के साथ एक पोलन ग्रेन जाके फ्यूजन कर रहा है तो दो लोगों के बीच फ्यूजन हुआ, तो इस फ्यूजन को सिनगैमी कहेंगे। ये पहला टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन था। दूसरे केस में क्या हुआ, जो दूसरा वेजिटेटिव सेल था वो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूजन कर रहा है और वहाँ पे दो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, तो वो दो और ये एक वेजिटेटिव सेल पोलन ग्रेन का, तो ये कितने हो गए 3। तो इन्होंने कौन सा फ्यूजन किया, ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमीट जो है जनरेटिव सेल जो है वो एग सेल के साथ और वेजिटेटिव सेल दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर रहा है, तो ये तो दो तरीके के फर्टिलाइजेशन हुए। यानी कि जब मेल गैमीट या जो जनरेटिव सेल है उसने एग सेल के साथ फ्यूजन किया तो ये सिनगैमी हुआ, क्योंकि दो लोगों के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ। और जब सेंटर में प्रेजेंट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ वेजिटेटिव सेल ने फ्यूजन किया तो वो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। यानी ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी ये दो अलग अलग फ्यूजन्स एक ही सेल बॉडी में हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ख़त्म तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन, ख़त्म। 2 मिनट का था मैक्सिमम। अब इसके बारे में एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जीड, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जीड. One of the male gamete moved toward the egg cell and fused with its nucleus, completing syngamy. This result in the formation of diploid cell zygote. जब मेल गैमीट का जो जनरेटिव सेल है वो, अब आगे क्या बोल रहा है, The other male gamete moved toward the 2 polar nuclei located in the central cell and fused with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. और जो दो सेल आपस में फ्यूज करते हैं तीसरे मेल गैमीट के साथ वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। एज दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमेना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट. द सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. सेंट्रल सेल जब ट्रिपल फ्यूजन करता है उसके बाद वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है और जाइगोट एम्ब्रियो में, एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Following double fertilization event of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed, ovary into fruit are collectively termed post fertilization. यानी कि ऊपर के डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है जिसमें एम्ब्रियो जो होता है वो ओव्यूल जो होता है वो सीड में, ओवरी फ्रूट में, और इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में. एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है.
द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिपलोइड एंडोस्पर्म टिश्यू, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल जो है सेल डिवीजन करके ट्रिपलोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है. सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए ये न्यूट्रिशन का काम करती है और उसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. In most of the common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei. जो सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगो करता है और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इस स्टेज के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं. Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm become cellular. और धीरे से एंडोस्पर्म की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलर नेचर की बन जाती है. नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. लेकिन सेलुलराइजेशन के पहले जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो कोकोनट अपन खाते हैं उसका जो पानी रहता है वो फ्री एंडोन्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. जबकि जो वाइट कर्नल होता है, सूखे हुए नारियल का जो वाइट हिस्सा अपन खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो लाइक पी, ग्राउंडनट, बीन बिफोर सीड मैच्योर, और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड जैसे कैस्टर और कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन के दौरान यूज़ कर लिया जाता है. स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर, पी, बीन, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस. अब बात करते हैं 2.4.2 एम्ब्रियो की. एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपैलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर ज़ाइगोट इज सिचुएटेड. जहाँ ज़ाइगोट सिचुएटेड होता है उसके माइक्रोपैलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप करता है. मोस्ट ज़ाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म. ज़्यादातर ज़ाइगोट तब डेवलप होते हैं जब उनका थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि बिना एंडोस्पर्म के कोई भी ज़ाइगोट डेवलप होने का खतरा नहीं उठाएगा. बिना खाने के तुम 10 किलोमीटर चलने की सोच भी नहीं सकते, इस तरीके का हाल होता है. दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो को पक्का से किसी इमरजेंसी में न्यूट्रिशन मिले और अश्योर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले, ये उसकी जिम्मेदारी होती है एंडोस्पर्म की. दो द सीड डिफर ग्रेटली, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डायकोटिलेडन्स. हालांकि अलग अलग तरीके के सीड्स अपन देखते हैं नेचर में, किसी के बड़े, किसी के छोटे, किसी के डायकोटिलेडन्स, किसी के मोनोकोटिलेडन्स, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सब सेम दिखते हैं. Figure 2.13 depicts the stage of embryogeny in the dicotyledonous embryo. जो डायकोटिलेडनस एम्ब्रियो होता है, अब जो मोनोकोटिलेडन्स और डायकोटिलेडन्स है उनमें से डायकोटिलेडन्स की बात करें तो फिगर 2.3 में अपन एम्ब्रियोनिकल स्टेज देख सकते हैं डायकोटिलेडनस एम्ब्रियो की, जिसमें अपने को क्या दिख रहा है कि उसके पास एक एपिकोटाइल है, एक प्लूम्यूल है, दो कोटिलेडन है, एक हाइपोकोटाइल है, एक रेडिकल और एक रूट टिप है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है. ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है? जो दो कोटिलेडन्स तुम्हें इमेज में दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में जो तुमको गैप दिख रहा है ना, जो प्लूम्यूल तक जा रहा है, उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, और प्लूम्यूल के पास जहाँ वो टर्मिनेट हो रहा है उसको एपिकोटाइल कहते हैं. जबकि प्लूम्यूल के नीचे आओगे, रेडिकल और प्लूम्यूल के बीच में तुमको हाइपोकोटाइल रीजन दिखेगा, और उसके नीचे रूट कैप का क्या काम होता है? 11th के चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के रूट पार्ट के मैच्योरेशन जोन के वीडियो को लगाओ और सुनो और खुद पता कर लो. ठीक है, टिपिकल डायकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कोटिलेडन. Portion of embryonal axis of a level of cotyledon is called epicotyle, which terminate with plumule or the stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle, that terminate at its lower end in the radicle and root tip. The root tip is covered by a root cap. हो गया.
अब नेक्स्ट एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन। अब मोनोकोटिलेडन की बात करते हैं। फिर से आओ 2.14 के फिगर पे, फिगर बी, जो कि एम्ब्रियो दिखा रहा है एक ग्रास का। इसमें देखो सबसे ऊपर है एक स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम के जस्ट नीचे एक और छोटा सा येलो और ब्लैकिश कलर का स्ट्रक्चर निकला है, वो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो टिप है वो है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के नीचे है कोलियोप्टाइल, फिर शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, फिर रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। अब इसको पढ़ते हैं। Embryo of monocotyledon possess only one cotyledon. In grass family, cotyledon is called scutellum, that is situated toward one side of the embryonal axis. Scutellum के एक साइड में जो है लेटरल साइड पे embryonal axis situated रहती है. At its lower end, embryonal axis has radical and root cap. Embryonal axis के lower end पे radical और root cap पाए जाते हैं. Enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza, जो एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट से कवर्ड है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन्स में कोलियोराइजा एब्सेंट था रूट कैप और रेडिकल के पास. पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल. एपिकोटाइल हैज शूट अपेक्स एंड few leaf primordia enclosed in hollow follicular structure called coleoptile. एपिकोटाइल के नीचे जस्ट जो अपन ने स्ट्रक्चर देखा ब्लैक डॉटेड कोलियोप्टाइल, उसमें लीफ और फ्रूट मतलब लीफ और शूट एपेक्स को ग्रो करने वाले कुछ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स थे. ठीक है, अब तुम एक काम करना, रात को सोने के पहले थोड़े से चने लेना. चने कौन से? घोड़ा चना जिसको कहते हैं, या काले रंग के चने. काबुली छोले वाले चने मत ले लेना, जो भंडारे में पूरी सब्जी का चना बनता है ना, वो वाला चना लेना और उसको पानी में भिगो देना. सुबह उठ के देखोगे उसमें वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएंगे. अब उनको क्या बोलते हैं वो तुम कमेंट करके बताओगे. एक्टिविटी अब तुम्हें परफॉर्म करनी तो ठीक, नहीं तो सीड पे आते हैं. 2.4.3 सीड. इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जो होता है सीड में डेवलप होता है, जबकि ओवरी फ्रूट का एडिबल पार्ट का फॉर्मेशन करती है. जैसे कि मैंगो का एग्जांपल है, तो मैंगो में जो गुठली होती है ना, वो होता है हमारा एम्ब्रियो. अब देखो ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होकर सीड बनता है, और ओवरी फ्रूट का एडिबल पार्ट, जैसे मैंगो में जो येलो पार्ट तुम खाते हो और गुठली जो तुम फेंक देते हो, तो गुठली एक्चुअल में ओव्यूल है जो कि फर्टिलाइज होकर सीड बन गया. और जो मैंगो का येलो पार्ट तुम खाते हो, फ्लैशी पार्ट, वो होता है, अब वो क्या होता है वो तुम बताना. ओवरी होती है. चलो मैं ही बता देता हूँ. इसके अलावा एक और टर्म आता है टैगमैन. टैगमैन या टैगमेना, इसी तरीके का कोई एक टर्म है. ये क्या होता है? जब भी तुम कभी एक काम करना, आम की गुठली को ना तोड़ के देखना. आम की गुठली को जब तोड़ोगे ना, उसके अंदर सीड दिखेगा. सीड तो रहेगा, लेकिन वो एक प्लास्टिक के जैसी, बटर पेपर जैसी कवरिंग वाले शीट में कवर्ड रहेगा. उसको टैगमेना कहते हैं. ठीक है, चलो ये एक नॉलेज की बात थी. अब आगे बढ़ते हैं. द कॉटिलेडन्स ऑफ एम्ब्रियो, नहीं यहाँ नहीं, सेकंड लाइन. सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, और सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस. Cotyledon of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve. जैसे कि लेग्यूम्स में देखा जा सकता है. Mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous. मतलब non-albuminous seed have no residual endosperm as it is completely consumed during embryonical development. Non-albuminous seed वो होते हैं जिनमें जो फूड रिजर्व है वो पाया नहीं जाता, क्योंकि वो फूड रिजर्व एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान, एंडोस्पर्म नहीं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो पूरा का पूरा अपने नरिशमेंट में यूज़ कर लेते हैं, जैसे मटर, मूंगफली. लेकिन एल्बुमिनस सीड रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. लेकिन एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म देखा जा सकता है, जो कि एम्ब्रियो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करता ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet,
रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। ब्लैक पेपर को कभी क्या करना, जैसे भुनी हुई मूंगफली तुम दोनों हाथ के बीच में मसलोगे तो उसका छिलका उतर जाता है ना, वैसे ही काली मिर्ची को बिना कुछ भुने भाने कच्ची काली मिर्ची को हाथ के बीच में रगड़ना, उसके ऊपर का छिलका निकल जाएगा। वो असल में परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है। ठीक है, अब न्यूसेलस क्या होता है ये तो मुझे कमेंट करके बताओगे। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, और इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। Integument of ovule harden as tough protective seed coat. Micropyle remain as a small pore in the seed coat. Integument hard protective seed coat बन जाता है और माइक्रोपाइल एक छोटे से स्पोर के एक छोटे से छेद के फॉर्म में सीड कोट के ऊपर पाया जाता है। क्यों? ताकि वो सीड के डेवलपमेंट के दौरान सीड को वाटर, न्यूट्रिशन ये सब सॉइल से अंदर लेने में हेल्प करे। This facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and seed become relatively dry. ठीक है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होने लगता है वाटर कंटेंट उसमें कम हो जाता है और वो ड्राई होने लगता है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल दे जर्मिनेट। जब तक मार्केट में सीड, जब अपन मार्केट में जाते हैं बीज खरीदने किसी पौधे के, तब वो डोरमेंट स्टेज में होते हैं, डोरमेंसी के स्टेज में होते हैं, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब अपन उनको सॉइल में डालते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब उनको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होता है और तब वो एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेट करने लगते हैं। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जब तक ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द wall of ovary develop into wall of fruit called pericarp, and fruit may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut and mustard. Many fruit have evolved mechanism of dispersal of seed. Recall the classification of fruit and their dispersal mechanism that you have studied in earlier class. Is there any relationship between number of ovule in an ovary and number of seed present in a fruit? Yes. जब हम किसी फ्रूट को काटते हैं, भाई तरबूजा काट लो, पपीता काट लो, ढेरों सीड मिलते हैं। एप्पल काट लो और नहीं तो तुम मैंगो काट लो, 2 या 1 सीड मिलता है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ओव्यूल सीड में डेवलप होता है और ओवरी फ्रूट में। तो ओवरी तो एक ही रहेगी लेकिन ओव्यूल बहुत सारे होंगे। इसलिए पपीते में जो तुमको येलो वाला पार्ट तुम खाते हो वो ओवरी होती है जो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो बीज तुमको दिखते हैं ना ढेर सारे पपीते में या तरबूजे में, वो ओव्यूल होता है क्योंकि ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाता है। तो जितने नंबर ऑफ सीड तुम एक फ्रूट में देख रहे हो, मतलब जब वो अपने फ्लावर के स्टेज में होगा तब उसमें उतने अमाउंट ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। लेकिन मैंगो के केस में क्यों नहीं देखने को मिलता? या मैंगो में एक ही ओव्यूल होता होगा, इससे तो एक ही सीड दिखता है, नहीं तो एक आम में से 2 गुठलियाँ निकलती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। और जब तक बाकी के पार्ट्स, जब तक ये फ्रूट डेवलप होता है किसमें, जब तक फ्रूट डेवलप होता है ओवरी में, और मतलब ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, तब तक बाकी के जो प्लांट के पार्ट्स हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं, पेटल है, सेपल है, स्टेमन है और एंथर है, फिलामेंट है, कार्पल है, मेटाकार्पल्स है, ये सब डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं। उसके बाद however in few species such as apple, strawberry, cashew, thalamus also contribute to fruit formation. अब फ्रूट भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। अगर ओवरी में फर्टिलाइजेशन हुआ है और ओव्यूल्स के साथ ओवरी अगर फ्रूट बना रही है तो वो ट्रू फ्रूट होंगे। लेकिन ओवरी को छोड़ के अगर थैलेमस जो फ्लावर को सपोर्ट देने का काम करता है वो फ्रूट बना रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी है, काजू है, एप्पल है, ये सारे फॉल्स फ्रूट हैं, जबकि बाकी के जो है मैंगो है और वगैरह वगैरह ये सारे ट्रू फ्रूट्स है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ दिस स्पीशीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन,
और अपने को ये भी पता है कि ट्रू फ्रूट हो या फॉल्स फ्रूट है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट नहीं हो सकते। यानी फर्टिलाइजेशन हुआ है तो सीड्स बनने ही चाहिए। लेकिन कई बार तुम देखते हो केला खाया है, सबने खाया है, केले में कभी भी सीड दिखता है, अंगूर में कभी भी सीड दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। मतलब ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए हों उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एक करेक्शन, अंगूर नहीं, सिर्फ केला है जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है। अब ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स के आगे बढ़ते हैं। Although in most of the species fruit are result of fertilization, there are few species in which fruit develop without fertilization. Such fruit are called parthenocarpic fruit. बनाना एक ऐसा एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। एक्चुअल में इसमें होता क्या है? पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस उगते हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए, अगर तुम्हें पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस की हेल्प से कोई फ्रूट डेवलपमेंट करना सिखा दिया जाए तो तुम कौन सा फ्रूट चाहोगे कि वो बिना सीड के डेवलप हो? मान लो वैसे तो पार्थिनोकार्पी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम्हें हमने सिखा दिया कि पार्थिनोकार्पी के लिए ऐसा ऐसा स्टेप करते हैं तो तुम कौन सा फ्रूट बिना बीज का डेवलप करना पसंद करोगे? मैं मैंगो डेवलप करना पसंद करूँगा और मस्क मेलन डेवलप करना पसंद करूँगा, क्योंकि इन्हीं में भयंकर बीज होते हैं। क्या मैंगो में तो एक ही गुठली होती है, लेकिन वो भी क्यों रखना? मैंगो बस खाना है, गुठली थोड़ी। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी की हेल्प से तुम कौन सा फ्रूट उगाओगे ये तुम मुझे कमेंट में बताना। वाटरमेलन छोड़ के सीड। अब आगे बढ़ते हैं। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली, सिंस reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. दूसरा, seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help the species to colonize in the other area. Third, as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. And fourth, hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. ठीक है, ये हो गया। अब आओ सीड के दूसरे पार्ट पे, यानी कि थर्ड है कि फोर्थ पैरा है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर का बेसिस होता है सीड। Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. सीड अगर डिहाइड्रेटेड और डोरमेंसी की स्टेज में है तो हम उन्हें कितने भी सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जब हमें एक सूटेबल कंडीशन, एटमॉस्फेयर, सीजन, टेम्परेचर मिलता है हम उनको बो के क्रॉप्स को उगाते हैं, जो कि साल भर के लिए काफ़ी होता है। Can you imagine agriculture in the absence of seed or in presence of seed, which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? How long do the seed remain alive after they are dispersed? This period again vary greatly. यानी कि सीड बनने के बाद वो कितनी देर तक डॉर्मेंट रह सकता है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे पोलन ग्रेन्स, जैसे ही फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकले, जो रोजिएसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी के पौधे थे उनके सीड्स की वाइबिलिटी कितनी थी? 1 महीने की। जबकि लेग्यूम्स जैसे जो प्लांट थे इनकी कितनी थी? 30 मिनट, 30 मिनट्स। डोमिनोज की तरह 30 मिनट में आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन कर दिया तो पिज़्ज़ा खा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा, तुम वहीं मर जाओगे। ठीक है, तो डॉर्मेंट कब तक रह सकते हैं? तो देखो, इन फ्यू स्पीशीज सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर। Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seed. The oldest is that of Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. Arctic tundra से मिला गया Lupinus arcticus का ल्यूपाइन पेड़ का बीज सबसे पुराना वाला है। The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years. 10,000 साल बाद भी जो सीड था वो डॉर्मेंट था, और जब हमने उसको उगाया तब वो उग भी गया।
यानी उसको किसी साइंटिफिक मशीनरी की हेल्प देने की ज़रूरत नहीं पड़ी या कुछ एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको अपन ने 10,000 साल बाद निकाला, जो गड़ा हुआ होगा फॉसिल्स की तरह, और उसको बो दिया और वो उग गया। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। डेट पाम का जो पेड़ था वो 2000 साल पहले मिला था, मतलब उसका जो सीड था वो 2000 साल पुराना मिला था। उसके अलावा फिनिक्स डेक्टिलीफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एट द किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, अब डेड सी कहाँ लोकेटेड है ये तुम बताना कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproduction capacity of some flowering plant by asking the following question: how many eggs are present in an embryo sac? How many embryo sac are present in an ovule? How many ovule are present in an ovary? How many ovary are present in a typical flower? And how many flowers are present in a tree? And so on. ठीक है, यानी कि एक एग के अंदर कितने एम्ब्रियो, यानी कि कितने, एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने एग हैं, एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक है, एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल है, एक फ्लावर के अंदर कितनी ओवरी है, और एक पेड़ में कितने फ्लावर है। ये ऐसा है कि मान लो तुम किसी नेटिव सिटी में रहते हो। अगर मैं जबलपुर का एग्जांपल लूँ रैंडमली, तो जबलपुर के, मध्य प्रदेश के, इंडिया के, एशिया कॉन्टिनेंट के, अर्थ के, यूनिवर्स के, मिल्की वे गैलेक्सी के, ब्रह्मांड के इस एरिया में ये है, ये उसकी तरह है, एक लंबा चौड़ा एड्रेस। यानी कि ओवरी के अंदर सीड, देखो ओव्यूल के अंदर सीड, सीड के ऊपर ओवरी, ओवरी के ऊपर फ्रूट, फ्रूट के ऊपर फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर एक ट्री में और बहुत सारे ट्रीज दुनिया में। ठीक है, इस तरीके का। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? Orchid fruit are one of such category, and each fruit contains thousands of tiny seeds. Similarly, is the case of fruit of some parasitic species such as Orobanche and Striga. ठीक है, अब बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की, और इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. Although seed in general are the product of fertilization, few flowering plants such as some species of Asteraceae and grass have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. बिना सीड के प्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को डेवलप करना एपोमिक्सिस कहलाता है। जो ग्रास की जो फैमिली होती है, ज़्यादातर ग्रासेस देखा है, ग्रास प्लांट कितने जल्दी बड़े होकर डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोडक्शन करते हैं और वो सीड्स अपने आसपास के एरियाज में जो है स्प्रेड कर देते हैं। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. क्योंकि सीड बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके बावजूद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के बावजूद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, diploid egg cell is formed without reduction division and develop into embryo without fertilization. ठीक है, हालांकि पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है? अगर किसी फ्रूट में, जैसे नॉर्मल फ्रूट्स क्या है, मैंगो है, ठीक है, और फिर और कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें एक ही सीड होता है, जो भी एग्जांपल होगा तुम कमेंट में बता देना। लेकिन ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फ्रूट के फ्लावर जिनमें 2 से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाएं और बाद में वो बहुत सारे ओव्यूल्स सीड बना दें एक फ्रूट में, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, भाई नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो काय में डेवलप होता है, सीड में। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, द न्यू चैप्टर। और ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डिस्टर्बेंस हो बैकग्राउंड में ड्यूरिंग द ऑडियो रिकॉर्डिंग तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या है, हॉकर्स जोन है, हॉकर्स आते रहते हैं, फिर भी मैं कम साउंड आए बैकग्राउंड में ऐसी कोशिश करूँगा अगली बार से। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू चैप्टर। ऑडियो बुक अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 10 से लेकर 12 तक के वीडियो एक्सप्लेनेशंस के लिए 10 से लेकर 12 तक के साइंस के हर चैप्टर के ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के साथ अरेंज कर दिए गए हैं। विक्रमादित्य राव की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे ऑडियो बुक के हों या 10th 11th 12th किसी की भी बायो के चैप्टर के हों। उसके अलावा 11th के लिए अलग से ऑडियो बुक क्लास 11th नाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है,
और उसमें अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2-3 चैप्टर डाल दिए गए हैं। ये था हमारा क्लास 12 बायोलॉजी की ऑडियो बुक का तीसरा वीडियो, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मेरे ही नाम की आईडी है विक्रमादित्य राव। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share. Thank you.